वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 के। तो कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है फ्री, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, गिन के दिन बचे हैं, फुल ऑन फुल स्कोर करना है। तो पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और मेरे साथ चलते बनो मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट करो। तो बोलोगे वापस, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, 3 सेट्स बनते हैं, 3 सेट्स बोल रही हूं, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और तीनों के तीनों सेट में मेजॉरिटी क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ ऊपर नीचे शफल होते हैं या 1 या 2 क्वेश्चन में डिफरेंस होता है। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात, अब बोलोगे मैम यार दिल्ली क्यों लिखा है? मैंने बताया था सीबीएसई 3 पेपर्स निकालता है, एक होता है दिल्ली वालों के लिए, एक होता है ऑल इंडिया लेवल वालों के लिए, मतलब आउटसाइड दिल्ली जिसको बोला जाता है, और तीसरा होता है अब्रॉड के लिए। अब बोलोगे मैम अब्रॉड सीबीएसई का पेपर? हाँ, कुछ सीबीएसई स्कूल्स बाहर भी हैं। वापस हम तीनों सॉल्व करके जाएंगे क्योंकि हमको तो सीबीएसई के बने क्वेश्चन से मतलब है। आई बात समझ में? क्योंकि क्या पता जो क्वेश्चंस अब्रॉड में इस साल दिए हुए हैं या पिछले साल दिए हुए हैं वो इसी साल बन के तुम्हारे सामने आ जाए। हुआ क्लियर इतना? और ऐसे तो हमने देखा भी है, पुराने वाले जितना डिस्कशन किया था स्पेसिफिकली 2018 और 19 का, तो 19 का वो अब्रॉड का क्वेश्चन था और 2018 वाले 18 का वो अब्रॉड का क्वेश्चन था और 2019 वाले वो मेन में वही सेम एज इट इज क्वेश्चन उठ के आ गया। तो अपन को तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? व्हाट इज बायोपायरेसी? तो बायो मतलब क्या? कोई ऐसी चीज, मैम आपने बोला था लिविंग, हाँ लिविंग है, पर यहाँ पे लिविंग भी हो सकता है या लिविंग से रिलेटेड कोई एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है, या तो उसका कोई चीज, मतलब कोई भी लिविंग या लिविंग का प्रोडक्ट निकाला हुआ, वो किसको क्या बोलेंगे हम? बायो में। अब बोलोगे मैम पायरेसी? पायरेसी क्या होता है? चोरी होता है ना। देखो जैसे तुम लोग मूवी देखने गए होगे, अभी डॉक्टर स्ट्रेंज देखने तो गए होगे, माने तो होगे नहीं, है ना। तो वहां पे क्या लिखा रहता है कि पायरेसी इज नॉट अलाउड, वीडियो फिल्म या कैमरा इज नॉट अलाउड। तो क्या है? पायरेटेड मूवीज जो बोलते हैं, चुराई हुई मूवी। तो सिमिलरली पायरेसी का मतलब क्या है? चुराना। अब उसके सामने क्या लिखा हुआ है? बायो। बायो मतलब कोई भी चीज जो लिविंग है। अब यार लिविंग भी हो सकती है, लिविंग से रिलेटेड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला बायो पायरेसी, बताओ कौन करता है? मैम जनरली डेवलपिंग कंट्री को पता नहीं होता या थर्ड वर्ल्ड कंट्री को पता नहीं होता उनके नेचुरल रिसोर्सेज या जो भी वहाँ का इंडिजिनस क्रॉप है या इंडिजिनस वेराइटी है, स्पीशीज है, उसकी वैल्यू सिर्फ उनका नॉलेज वहीं तक रहता है। उनको ये नहीं पता होता कि बाहर की दुनिया में उसकी और ज्यादा वैल्यू है। तो जनरली होता क्या है, कोई भी डेवलप कंट्री आती है, डेवलपिंग कंट्री का कोई थॉट या फिर कोई स्ट्रेन या कोई वेराइटी चुरा लेती है और पेटेंट करवा लेती है। ऐसा पहले होता था, अब तो अपन क्लेम कर सकते हैं ना। जैसे एक अमेरिकन कंपनी ने किया था, किसका? बासमती राइस का। इनफैक्ट उन्होंने नीम, तुलसी, हल्दी का भी किया था। मैं जब चैप्टर पढ़ा रही थी मैंने बताया था। फिर इंडिया ने बोला नहीं, ये हमारा है, इसका बर्थ ओरिजिन सब कुछ कहाँ है? यहीं का है। सो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसका होगा? इंडिया का। क्लियर हुआ? पढ़े? अब देखो, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। तो बायो रिसोर्सेज मतलब वही, या तो लिविंग या, देखो अब मैंने बोला लिविंग, अब लिविंग तो बायो मतलब क्या मैंने बताया था, कोई भी चीज लिविंग, और रिसोर्सेज मतलब लिविंग थिंग मतलब स्पीशीज या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय एमएनसी, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल। मैंने अभी बोला कि क्या है, कोई अमेरिकन कंपनी है ना, इसलिए वो अब कंपनी वो एक एमएनसी थी, ओके। विदाउट, बिना पूछे, क्या पूछे? प्रॉपर ऑथराइजेशन, लीगल परमिशन, विदाउट कंपल्सेटरी पेमेंट फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, क्या बताया? तुम चाहो तो उसको एग्जाम्पल को भी कोट कर सकते हो कि एक अमेरिकन कंपनी ने क्या कर लिया था, क्लेम कर लिया था कि बासमती राइस की एक वेराइटी, उसके बाद नीम, तुलसी, हल्दी उनका है, पर उनको कंसर्न, उन्होंने कंसर्न किया हमसे, इंडिया से कंसर्न किया नहीं किया, तो गलत हुई ना वो चीज। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में भी एज इट इज लिखी हुई है, तो वही एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया? हमने फाइट बैक किया, हमने बोला
कि इंडिया में क्या वाइल्ड वैरायटी है। उसके बाद हमने पहले अपने पूरे स्क्रिप्चर्स तो दिए कि देखो हम इतनी सदियों से, हमारी एकदम ओल्ड सिविलाइजेशन है, तब से हम इन सब चीज़ों का रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, पर वापस साइंटिफिक प्रूफ कैसे दोगे? तो साइंटिफिक प्रूफ हमने कैसा दिया कि हमारे पास जेनेटिक वैरायटी है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इन सब चीज़ों की। तो जिस भी जगह पे सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? जेनेटिक वैरायटी मिलेगी, इसका मतलब वो होता है उसी जगह से वो चीज़ क्या हुई है? ओरिजिनेट हुई है। तो इस तरीके से हमने जेनेट साइंटिफिक प्रूफ भी दिया, सोशल प्रूफ भी दिया और सारी चीज़ें वापस लेके आए और फिर उसका पेटेंट करा लिया। ठीक है, हुआ क्लियर? तो वापस एनसीईआरटी का ही डायग्राम एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ, अलग से कुछ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब बोलोगे मैम ये एग्जाम पेपर में कैसे आएगा? ये जनरली आ सकता है 2 मार्कर में कि व्हाट इज बायोपायरेसी एंड हाउ इट कुड बी प्रिवेंटेड। तो प्रिवेंटेड के केस में बेसिकली तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम पेटेंट करवा लो। तो फिर अगर कोई चुराना भी चाहे तो तुम बोल सकते हो ऑलरेडी मेरा है, मेरा मतलब हमारे देश का है, या इनफैक्ट पेटेंट तो थॉट भी हो सकता है, मैंने बताया था, एक आइडिया भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द एप्लीकेशन ऑफ फंगल जीनस ग्लोमस, बहुत बढ़िया, जैसे ही ग्लोमस याद आया, क्या याद आया मैम? माइकोराइजा। माइकोराइजा मतलब मैम सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मैम ये हायर प्लांट्स के रूट्स में रहता है और प्लांट्स के लिए फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देता है। याद आ गया? बिल्कुल। अब देखो वही पूछा होगा, हाउ डज एप्लीकेशन ऑफ फंगल जीनस ग्लोमस टू द एग्रीकल्चर फार्म इंक्रीज द फार्म आउटपुट? अच्छा एक और चीज बताओ, सिर्फ फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करता है? नहीं मैम, जितने भी रूट जो डिजीजेस है उससे रेजिस्टेंट दिलाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। बहुत बढ़िया, चलो देखो, ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजल एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, एनहांस टू टॉलरेट, और ये भी था एनहांस टू टॉलरेट सैलिनिटी एंड ड्रॉट। ठीक है, तो 4 पॉइंट से तुमको याद रखना है। सबसे पहले कैसा है? माइकोराइजल एसोसिएशन, उसके बाद फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करना, रेजिस्टिविटी दिलाना रूट बॉर्न जितने भी डिजीज है, और चौथा वाला किसके अगेंस्ट? उसको स्ट्रेसफुल कंडीशन टॉलरेंस पावर देना, सैलिनिटी या फिर ड्रॉट। अब दोनों अलग अलग चीजें, यहाँ जरूर ऑब्लिक लिखा हुआ है, पर सैलिनिटी मतलब उस पर्टिकुलर सॉइल में क्या हो गया, ज्यादा सॉल्ट का कंसेंट्रेशन हो गया या कम सॉल्ट का कंसेंट्रेशन हो गया, डिपेंडिंग कि वो प्लांट को क्या चाहिए था। आप बोलोगे मैम यहाँ ये कैसे लिखा हुआ है? क्यों? अगर तुमने पढ़ा है कि बायो में हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, और हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। जैसे 11th में पढ़ा होगा हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन मतलब बेसिकली हाई बीपी लो बीपी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हाइपर जैसे हो गया, अगर हाइपर सलाइन है मतलब ज्यादा सैलिनिटी है, या हाइपो है मतलब कम है। तो हाइपर का एक ही मतलब होता है ज्यादा और कम, पर उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इन जनरल चलने दिया है। ठीक है, और ड्रॉट का मतलब तो पता ही है, सूखा। इतना हुआ क्लियर? अच्छा ये बताओ, इसी के अलावा उन्होंने बोला, हमने पिछले वाले इसमें प्रीवियस ईयर में पढ़ा था 2017 वाले में, कि एक एग्जाम्पल बताओ जो नॉन लेग्यूमिनस और लेग्यूमिनस का हो। जल्दी से बताओ, नोट्स मत देखो, पहले मेरे को देख के बताओ। तो लेग्यूमिनस में क्या आएगा मैम? राइजोबियम आएगा, जो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट में कन्वर्ट करके प्लांट को देता है। वो भी कैसा है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं पूछ रही हूँ तुमको नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में। ठीक है, तो नॉन लेग्यूमिनस में मैम हमने 6 पढ़े थे कैटेगरी, मैं 3 बताऊंगी, तुम 3 चैट बॉक्स में लिख के रिवर्ट करोगे। तो पहला वाला कौन सा था? एनाबिना, कुछ याद आया? एनाबिना, फिर उसके बाद एजोस्पाइरोलम, फिर ऑसिलेटोरिया, एक और था ए से, उसके बाद तुम्हारा नॉस्टॉक भी था, और कौन सा था? जल्दी बताओ, मैंने 3 बता दिए, 3 लिख के बताओ मेरे को। ठीक है, तो ऐसे टोटल हमने 6 पढ़े थे। ठीक है, अब उसमें से लिखा भी था, उसी में नोट भी डाला था कि अगर साइनोबैक्टीरिया इन सबके साथ लिखोगे तो साइनोबैक्टीरिया पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। याद आया? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो इसी तरीके से तुमको रिवाइज करना है। देखो, और तुमने एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ लिया, अब जल्दी से उससे रिलेटेड अगर तुम्हें कहीं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन याद आ रहा है वो रिवाइज कर लो। ठीक है, या मेमोराइज करो, 2 मिनट के लिए याद कर लो, तो तुम्हारा लर्निंग इसी तरीके से होती है। थोड़ा आगे रिवाइज करो, फिर थोड़ा पीछे जाओ।
ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस, ठीक है भैया प्रिकॉशंस बोले हैं, वुड यू रिकमेंड टू अ पेशेंट रिक्वायरिंग रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो उन्होंने पूछा है, बोला है कि ऐसे प्रिकॉशन बताओ जो कंटिन्यूस जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहता है, तो क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। अरे बाबा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने चाहिए। सबसे पहला कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो जो नीडल है वो कैसे रहे, स्टेराइल रहे, फ्रेश रहे। पता चले कंटामिनेटेड नीडल लगा ली, कुछ और के लिए ट्रांसफ्यूज कर रहे थे, कोई नई बीमारी आ गई है ना, जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, फिर जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजेबल डिजीजेस है वो भी हो सकते हैं। ये एक चीज़ हुई। उसके बाद ये इंश्योर करना चाहिए कि जो ब्लड चढ़ रहा है या अगर तुम पर्सन को चढ़ा रहे हो तो वो पर्सन हेल्दी रहे, उसको कोई बीमारी ना रहे। ठीक है, चलो देखते हैं। एंश्योरिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक इज सेफ, है ना, सेफ तो होना चाहिए। किससे? फ्रॉम HIV। स्क्रीनिंग ब्लड फॉर HIV, एड्स, हेपेटाइटिस, मैंने अभी बोला हेपेटाइटिस। एंश्योरिंग यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल, मैंने बोला ना डिस्पोजेबल, स्टेराइल नीडल जो पैकेट से खोली गई हो, तुम्हारे सामने ओपन की गई हो। ठीक है, एंड सीरिंजेस इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल ऑब्लिक क्लिनिक। अब बोलोगे मैम ये तो कहीं लिखा नहीं है बुक में। अरे ये तो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन हो गया। तो बोलोगे मैम CBSE में आता है। हाँ आ सकता है। अगर उन्होंने तुमको बताया है कि HIV कैसे फैल सकता है, उसमें एक तरीका है कि कंटामिनेटेड नीडल, तो उसी चीज को वो क्वेश्चन आउट फ्रेम करके पूछ सकते क्या, पूछा ही है उन्होंने 2017 के पेपर में। आई बात समझ में? तो वापस ये तो एकदम बेसिक चीज हुई ना। अब इसका रिलेशन बायो से है ही नहीं, ये जनरल अवेयरनेस का है। कोई बायो का स्टूडेंट हो या ना हो, ये पता होना चाहिए कि जब भी तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो और कोई इंजेक्शन तुमको लग रहा है तो क्या होना चाहिए, वो तुम्हारे सामने ही पैकेट से खोलना चाहिए, मतलब डिस्पोजेबल नीडल, और वो भी फ्रेश ओपन करनी चाहिए, स्टेराइल कंडीशन वाली। सिर्फ नीडल नहीं, सिरिंज भी। ठीक है, उसके बाद मतलब पूरा का पूरा वो पूरा जो नीडल विद सिरिंज जो रहता है ना वो पूरा। उसके बाद जो अगर इन केस ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो ये इंश्योर करो कि ऐसा तो नहीं कि वो जो ब्लड है वो कंटामिनेटेड है, या फिर अगर कोई पर्सन डोनेट कर रहा है ब्लड किसी सिचुएशन में कि अब नहीं, अभी के अभी डोनेशन ही लगेगा, तो देखो कि वो वाला जो डोनेट हो रहा है ब्लड वो भी सही है कि नहीं। ठीक है, मूव करें आगे, चलो। अच्छा, इसी का बी पार्ट देखते हैं। If the advice is not followed by the patient, आ गया क्वेश्चन घूम के वहीं पे कि ये एडवाइस फॉलो नहीं की गई तो क्या होगा। अरे अभी तो बोला हेपेटाइटिस हो सकता है, उसके बाद HIV हो सकता है वो सारे डिजीजेस हो सकते हैं जो ब्लड से ट्रांसफरेबल होते हैं। आई बात समझ में? चलो देखते हैं। इफ द एडवाइस इज नॉट फॉलोड बाय द पेशेंट, देयर इज एन एप्रीहेंशन दैट द पेशेंट माइट कॉन्टैक्ट अ डिजीज दैट वुड डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम। अब देखो वो स्पेसिफिकली एक ही बीमारी के बारे में पूछ रहे, कैसे? वुड डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम ऑफ हिज और ऑब्लिक हर बॉडी। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम only how the immune system would get affected and destroyed। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, पूरा HIV का मैकेनिज्म ही एक्सप्लेन करो कि HIV ने, अब देखो उन्होंने HIV का वर्ड कहीं भी नहीं लिखा है, पर कैसे तुम्हें पता चलेगा कि HIV है? उन्होंने क्या लिखा है, वुड डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम ऑफ हिज और ऑब्लिक हर बॉडी। तो इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कौन से केस में होता है? जब उस पेशेंट को क्या हो जाए, HIV हो जाए। अच्छा बताओ क्यों इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया? क्योंकि मैम HIV में जो हमारे इम्यून सिस्टम का कमांडर है, कौन है कमांडर? मैम T हेल्पर लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कमांडर नहीं, पर वो लेके जाता है, पहले मैक्रोफेज तब डिस्ट्रॉय होती है, उसके बाद हमारा मेन कमांडर जो है T हेल्पर लिम्फोसाइट वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो हमारा मेन कमांडर है वही क्या हो जाता है, किडनैप हो जाता है, वही डिस्ट्रॉय होने लगता है, और वही किसी की तरह ये दोनों सेल्स, कौन सी, मैक्रोफेज और T हेल्पर लिम्फोसाइट, किसकी तरह काम करने लगती है, फैक्ट्री की तरह काम करने लगती है, HIV फैक्ट्री की तरह। अब यही सब उन्होंने पूछा है, तो यहां से हमें पता चला कि किसके बारे में बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे HIV के बारे में। फिर उन्होंने क्या बोला, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। वापस अब ये लाइन वो भले मेंशन करे या ना करे, अगर उन्होंने इतना भी लिखा होता एक्सप्लेन फुल स्टॉप, तो भी तुम डायग्राम बना के आते। क्यों बना के आते मैम? क्योंकि मैंने बताया है बायो में बहुत बार वो बोलेंगे नहीं कि इसका डायग्राम बनाओ, पर हमें डायग्राम बना के आ रहा है, क्योंकि जो तुम क्वेश्चन पेपर रीड करते हो ना उसके चौथे या पांचवें पॉइंट में लिखा रहता है वेर एवर नेसेसरी मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। जो वो तुम रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली का वो वाला पॉइंट नहीं पढ़ते। मतलब समझा करो कि मार्किंग स्कीम में डायग्राम पे भी मार्क्स है।
ठीक है, मतलब वो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, डायग्राम तो बनाना है और एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो कौन सा डायग्राम बनेगा जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं उसी डायग्राम को। ये रहा, दिख रहा है, ये तुम्हारे बुक का डायग्राम है। अच्छा, अब डायग्राम बनाने से पहले जल्दी से बताओ, एचआईवी का वायरस जो है, जो वायरस है वो कैसा है, कौन सी कैटेगरी में आता है? मैम रेट्रो वायरस कैटेगरी में आता है। तो जरा बताओ मुझे, रेट्रो वायरस की स्पेशलिटी क्या होती है? मैम उसका नाम ही बताता है, रेट्रो मतलब वो क्या है, पुराने जमाने में रह रहा है। हाँ हाँ, ये कहाँ से नया लॉजिक लेके आए? नहीं, पुराने जमाने में नहीं रह रहा, उसके पास क्या है, पुराने जमाने वाली टेक्निक है, ऐसा बोल सकते हैं कि उसका खुद का क्या है। अच्छा ये बताओ, रेट्रो वायरस के बाद जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? मैम उसके पास दो ही चीज होती है, एक होता है प्रोटीन कोड, ठीक है, उसके पास नहीं, मतलब सिर्फ एचआईवी के पास नहीं, कोई भी वायरस, ये कोरोना जो वायरस है ना, उसके पास भी वही दो ही चीजें हैं। कौन सी? एक तो प्रोटीन कोट होगी और दूसरा जेनेटिक मटेरियल। याद रखो, मैं जेनेटिक मटेरियल बोल रही हूँ, डीएनए या आरएनए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्या होता है मैम? जेनेटिक मटीरियल होता है। आ गया इतना समझ में? अब जेनेटिक मटीरियल क्या हो सकता है? आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हारी बुक में इतना डिटेल में नहीं बोला गया, मैं बता रही हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो, तो रेट्रो वायरस क्या है? मैम पुराने जमाने का वायरस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा वायरस है जिसके पास कुछ पावर है। क्या पावर है? इसके पास वो पावर है कि अगर इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल, इस केस में क्या है, आरएनए, तो वो उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे कन्वर्ट कर सकता है मैम? क्योंकि रेट्रो का मतलब है, उसने हमेशा, तुमने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा होगा, डीएनए से ही आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, याद आया? पर ये क्या कर रहा है, आरएनए से डीएनए बनवा रहा है। कुछ आई बात समझ में? कैसे मैम पॉसिबल है? क्योंकि उसके पास क्या है, एक एंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो जैसे ही सपोज करो ये मैक्रोफैज था। अब क्यों मैक्रोफैज ले रही हूँ मैम? क्योंकि सबसे पहले जो इन्फेक्शन होता है किसी के भी बॉडी में एचआईवी का, वो कौन से सेल सबसे पहले मरते हैं? मैक्रोफैज। मैक्रोफैज जब इन्फेक्शन हो जाते हैं, वहां पे एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करने लगते हैं। फिर सेकेंड अटैक होता है टी हेल्पर लिम्फोसाइट पे, फिर तो वो टी हेल्पर लिम्फोसाइट में ही पूरा वो साइकिल घूमने लगती है, ठीक है। तो सपोज करो ये मैक्रोफैज है या टी हेल्पर लिम्फोसाइट है। तो बहुत बार ये पूछते हैं बताओ ये सेल कौन सा है, तो तुम अब बोलोगे मैम हम क्या लिखे दोनों में से? मैं बताऊं, सेफर साइड रहना तो दोनों लिख डालो, क्योंकि मैक्रोफैज भी लिख दो, मैक्रोफेज, और दूसरा क्या लिखोगे? टी हेल्पर लिम्फोसाइट, ठीक है। आई बात समझ में इतना? ओके। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखो, अब क्या करेगा ये, इसके पास क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जैसे ही इसने क्या हुआ, इन्फेक्शन आया, अंदर गया, तो क्या जाएगा अंदर? सिर्फ उसका आरएनए गया। तो आरएनए सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा? डीएनए में, ठीक है। किसकी मदद से? ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी मदद से कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा मैम, ऐसे ही वो डीएनए घूमता रहेगा। गलत। क्या करता है वायरस? होस्ट की मशीनरी यूज करता है। तो मशीनरी यूज करने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा। कहाँ पे? जहां पे उस होस्ट का क्या है, पूरा मेन सेंटर है। और किसी भी सेल का मेन सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। किसका? इस होस्ट सेल का। अब वो क्या करेगा? खुद उसमें जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। खुद जाके क्या हो जाएगा? इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। गया और यहाँ के सपोज करो फिट हो गया, ठीक है। अब इस बेचारे बुद्धू सेल को लग रहा है, बुद्धू सेल नहीं, बुद्धू न्यूक्लियस को लग रहा है कि अरे ये जो डीएनए आया ये भी अपना ही है, चलो इसमें जो जो लिखा है बनाना शुरू करते हैं। अब उसको ये थोड़ी नहीं पता कि भैया अपना तो है, साथ में कोई और भी पराया भी आ चुका है। तो कौन है ये पराया? एचआईवी। बस अब इसने क्या किया, इसने अपने जैसे बहुत सारे डीएनए बनाने स्टार्ट किए, अपने जैसी फैक्ट्री बनाना शुरू की, और लो बन गया, छोटे छोटे वायरस और बन गए, ठीक है। अब ये तब तक बनता चलेगा जब तक ये फुल बल्क में ना प्रोड्यूस हो जाए। अब रिजल्ट क्या होगा? इतने ज्यादा इनका नंबर बढ़ गया कि सेल क्या हो जाएगा? लाइस हो जाएगा, टूट जाएगा वो सेल, और ये निकल जाएंगे बाहर। अब अभी तक सेल के अंदर थे, अब सेल के बाहर बाहर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने बोला हमारा मैक्रोफेज का काम हो चुका है, अब हम पार्टी करेंगे कहाँ पे? टी हेल्पर लिम्फोसाइट पे। लो अब टी हेल्पर में भी यही कहानी शुरू हो जाएगी। आई समझ में? चलो इसकी लेबलिंग देखते। तो सबसे पहले रेट्रो वायरस
ठीक है। रेट्रोवायरस क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले वायरस है, वायरस के पास क्या होता है? प्रोटीन कोट, मैंने बताया प्रोटीन कोट, और क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, इस केस में क्या है? आरएनए। तो वायरल प्रोटीन कोड, वायरल आरएनए कोड, अंदर क्या जाएगा? सिर्फ आरएनए, अंदर चला गया आरएनए। ये देखो वायरस इन्फेक्टेड नॉर्मल सेल, यहाँ क्या लिखा है? सिर्फ एनिमल सेल लिखा है, पर अपन को पता है ये कैसी सेल है? मोर स्पेसिफिकली मैक्रोफैज, या फिर कौन सी है? टी हेल्पर लिम्फोसाइट। ठीक है, अब आरएनए से क्या कन्वर्ट हुआ? डीएनए में कन्वर्ट हुआ। यहाँ डीएनए की लेबलिंग नहीं है, तुम्हारे डायग्राम में कर लो। ठीक है, वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये डीएनए क्या हो जाएगा? इनकॉर्पोरेट हो जाएगा किस में? होस्ट के जीनोम में। ये यहाँ बताया था, रेड वाला क्या था? होस्ट का डीएनए था, उसमें ब्लू वाला भी आ गया, बोल रहा मैं भी आऊंगा। देखो, तो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम, ये आ गया न्यूक्लियस के अंदर। अब पूरा अब क्या होने लगेगा? उसी का क्या होने लगेगा? प्रोडक्शन होने लगेगा। न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस। यहाँ देखो पूरा पहले तो उसका डीएनए मतलब पूरा अंदर का जेनेटिक मटेरियल आरएनए बना दिया, और उसके बाहर का प्रोटीन कोड बना दिया, और होगा क्या? इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया कि अब ये सेल लाइस हो जाएगा, और फिर वो सब बाहर। न्यू वायरस कैन इन्फेक्ट अदर सेल। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या मैम लेबलिंग की है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेबल की है, बताने के लिए कि ये क्या है? सेल। तो तुम भी लेबल कर दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सारा सबसे पहले एंटर कहाँ हो रहा है? तुम्हारे साइटोप्लाज्म में, तो ये भी एंटर बता दो, साइटोप्लाज्म। उसके बाद ये क्या है? न्यूक्लियस है, तो बताओ ये भी न्यूक्लियस है। चाहो तो बताओ कि ये होस्ट डीएनए है, फिर बताओ यहाँ पे कि ये ब्लू वाला क्या है? ये वायरल डीएनए है। ठीक है, आई बात समझ में? बस इतनी सारी लेबलिंग कर दोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। हुआ क्लियर? मूव करें आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब हाउ डू फ्लॉक्स, बहुत बढ़िया। जैसे ही फ्लॉक्स वर्ड आया, क्या याद आया? मैम ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सुना था, किसके? सीवेज ट्रीटमेंट के। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या सुना था? मैम ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्योंकि फ्लॉक्स जो है वो मैश जैसा स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंजाई। अच्छा, क्या करता है मैम? ये पहले एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और फिर फॉलोड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना? हाँ मैम, इसलिए एरिएशन टैंक से एयर को अंदर पंप किया जाएगा। तो करेगा क्या ये फ्लॉक्स? मैम जब ये रेस्पायर करेगा तो उस जो सीवेज है, सीवेज में क्या पड़ा है? ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है ना, टट्टी पड़ी हुई है, बताया था मैंने कल। ओके, तो अब क्या है? वो ऑर्गेनिक मैटर है, तो उसको डीकंपोज करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहां से लेगा? सीवेज से लेगा। तो जितना ज्यादा बीओडी लेवल रहेगा, मतलब उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उतना ज्यादा पोल्यूटेड। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? यही फ्लॉक्स जिसमें क्या है? बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंजाई, वो क्या करने लगेगा? डिग्रेड करने लगेगा, और धीरे धीरे टाइम के साथ बीओडी लेवल कम होता जाएगा। तो जैसे ही बीओडी लेवल कम हो गया, मतलब बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को डिवाइड करने, मतलब तोड़ने के लिए, डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन भी कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? क्योंकि अब ऑर्गेनिक मैटर ही कम हो गया। तो जैसे जैसे बीओडी कम, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम, मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा, तो ये पानी अब पोल्यूटेड नहीं रहा, मतलब इतना नहीं रहा एज कंपेयर टू प्रीवियस। ठीक है, याद आ गया पूरा फ्लॉक्स? बहुत बढ़िया, आगे पढ़ लेते हैं। And activated sludge help in sewage treatment plant। चलो पढ़ना स्टार्ट करें, वही जितना सब कुछ बोला वही है। Flocks, aerobic microbes consume the major part of the organic matter in the effluent। effluent मतलब जो आ रहा है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो आया उसको हम क्या बोलते हैं? effluent बोलते हैं। Significantly reduce BOD। पर एक और चीज, मेन चीज क्या लिखोगे यहाँ पे? कि it is a mesh। mesh किस चीज का? mesh of bacteria associated with fungal filament। ठीक, अब एक्टिवेटेड स्लज क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज इनोकुलम। अगर इनोकुलम तुमको याद हो, ये तो अभी हो ही रहा है, बताओ जल्दी, 2 मिनट रुक जाओ, वापस इस पे आ रही हूँ। इनोकुलम मतलब क्या होता है मैम? नहीं याद आ रहा? अरे मम्मा बताओ, दही कैसे जमाती है? दूध लिया और पुराने दही में से 1 चम्मच उठाया और इसमें डाल दिया, तो जो 1 चम्मच उठाया उसको क्या बोलोगे तुम? इनोकुलम। जिसमें क्या है मैम? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। बिल्कुल सही। तो वो क्या करेगा? जैसे ही दूध में जाएगा तो इस दूध को दही में कन्वर्ट कर देगा। तो सेम चीज हुई ना। हम अब फ्रेश बैच आ रहा है, किसका? देखो जरा, एफ्लुएंट का। अब इसमें से बीओडी लेवल को कम करना है, ऑर्गेनिक मैटर को कम करना है, तो पुराने में से एक फ्लॉक्स को क्या कर लिया? उठा लिया, या यही क्या बोलो? एक्टिवेटेड स्लज को उठा लिया, इसमें डाल दिया। अब इसमें भी वही प्रोसेस होने लगेगी। देखो जरा,
Small part of activated sludge is used as inoculum and pumped back to the aeration tank, pumped into anaerobic sludge digester where microbes or bacterial growth anaerobically produce तुम्हारा बायोगैस या मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हुआ क्लियर? नहीं मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा, क्या कंफ्यूजन है मैम? एक्टिवेटेड स्लज और इनोकुलम में से हम क्या चीज को कंसिडर करेंगे? ऐसे याद रखो, जब भी वो फ्लॉक्स बोल रहे हैं तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एरोबिक ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं। और जब उन्होंने जब एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक प्रोसेस अंडरगो होने के बाद जो तुम्हारे पास आया, अब इसमें मैंने बोला था पहले एरोबिक लगता है फिर एनारोबिक लगता है, तो एनारोबिक में क्या होगा? अब एनारोबिक में वो स्लज आते जा रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या करवाना है? डिग्रेडेशन करवाना है, पर किस प्रोसेस की मदद से? एनारोबिक रेस्पिरेशन की मदद से, ठीक। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जैसे इनोकुलम ऐड करते हो दही बनाने के लिए दूध में, सिमिलरली इसमें भी तुम एक्टिवेटेड क्या ऐड करोगे? स्लज ऐड करोगे। मतलब क्या रहेगा? उसमें माइक्रोब्स रहेंगे ताकि वो क्या करे? एनारोबिक रेस्पिरेशन करें। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो बताओ क्या प्रोड्यूस होगा? मैम बायोगैस प्रोड्यूस होगी। दूसरा नाम बताओ मैम? गोबर गैस प्रोड्यूस होगी। इसमें क्या होता है बताओ? कॉम्पोजिशन बताओ मैम? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आई बात समझ में? अच्छा, एक और चीज, अगर यहाँ पे लिख देते एक्सप्लेन द प्रोसेस इन डिटेल, तो फिर क्या करते? तो मैम डायग्राम बना के आते। किसका डायग्राम बना के आते? बायोगैस प्लांट का। याद करो तुम्हारी बुक में इस तरीके का डायग्राम है। क्या रहता है? एक कंटेनर रहता है ना, 10 to 15 फीट नीचे जमीन में घुसा हुआ रहता है, फिर उसके ऊपर क्या रहता है? फ्लोटिंग ऐसा प्लेट रहती है, ठीक है, जिससे क्या हो जाती है? गैस, और वो गैस कलेक्टर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे फ्लोटिंग प्लेट जैसे जैसे गैस बनेगी ऊपर ऊपर आता चला जाता है। यहाँ पे क्या रहता है? यहीं पे हमारा एक्टिवेटेड स्लज रहता है ना, और यहाँ पे क्या करते हैं? वाटर के साथ हमारा जो भी है स्लज को ऐड करते हैं तो स्लरी बन जाती है और यहाँ पे पास कर देते हैं, और इसमें सिंस एनारोबिक बैक्टीरिया रहता है तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और तुम्हारी हाइड्रोजन सल्फाइड और थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस भी, और तो इसी को इकट्ठे क्या बोलते हैं? बायोगैस। और जो भी कुछ बच गया रेसिड्यू उसको अलग से कलेक्ट कर लिया जाता है। क्यों? वही तो खाद हुई। आया कुछ समझ में? तो देखो वापस पहले, अब बहुत बार तुमको ऐसे लगेगा कि मैम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, हमें कैसे पता चलेगा इसमें डायग्राम बनना है कि नहीं। सबसे पहले तो इसकी मार्किंग स्कीम में मार्क्स देखो, ये कितने मार्क का है? 2 मार्क का है, 3 मार्क का है, 5 मार्क का है। अगर बड़े मार्क में ये क्वेश्चन जा रहा है तो प्लीज डायग्राम बना के आओ, वो मतलब एकदम सेकंड थॉट भी मत रखो, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है जैसे यहाँ भी डिस्क्राइब है, तो तुम चाहो तो इस एक्टिवेटेड स्लज को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल बन सकता है डायग्राम, पर वापस ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना डायग्राम को बनाने के लिए। डायग्राम ड्रॉ करो नीट एंड क्लीन, लेबलिंग सही करना, उसकी स्पेलिंग सही रखना, बस। आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल्स, मतलब एक नहीं पूछ रहे, बहुत सारे पूछ रहे, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अरे भैया ये तो एज इट इज क्वेश्चन है। अगर तुमने 2018 का पेपर देखा हो, हम रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब 2017 में भी सेम क्वेश्चन आया था सेम लैंग्वेज के साथ, बस उसके ये वाले 2 ऑप्शन चेंज थे, दूसरे डाल दिए थे, और वापस 2017 में भी वही क्वेश्चन आ गया सेम लैंग्वेज के साथ। मतलब उन्होंने इतना भी कष्ट नहीं किया, उन्होंने मतलब सीबीएसई वालों ने कि थोड़ा ग्रामर ही चेंज कर दे, नहीं, उन्होंने बोला हम एज इट इज क्वेश्चन देंगे। इसीलिए सीबीएसई के ओल्ड प्रीवियस पेपर सॉल्व करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो तो देख, उन्होंने बोला है बताओ रोल्स बताओ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आए, मत देखो, जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट करो मेरे साथ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का दूसरा नाम मैम मैजिकल सिजर। बहुत बढ़िया। कितने टाइप के एंडोन्यूक्लियस? एंडो बोल रहे हो मैम, हमने वो नहीं पढ़ा, हाँ ठीक है, तुमने न्यूक्लियस पढ़े हुए हैं, एक्सो और एंडो, पर यहाँ क्या बोल रहे हैं? एंडोन्यूक्लियस। अच्छा ठीक है, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो एंडोन्यूक्लियस का? हाँ मैम, ई कोराई R1 फिर BAM2, ठीक है। क्या स्पेशलिटी इन दोनों के बारे में? अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं पूछे, हम लिख के आएंगे, ठीक है। तो मैम ई कोराई R1 पहचानता है एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से या रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, बताओ उसका सीक्वेंस का नाम? मैम GAATTC, ठीक है। और क्या करता है मैम? GA के बीच में कट लगाता है, ठीक है। BAM H1 सॉरी हिंद 2 क्या करता है मैम? वो 6 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड को पहचानता है। बहुत बढ़िया, पर ये तो सिर्फ एक ही चीज हुई ना कि पहचान रहा है,
नहीं मैम, पहले तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो काम है, कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक जगह पे जहां हम कट करवाना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकलवाना चाहते हैं। सिमिलरली वो कट करता है वेक्टर पे। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया, ये हुआ पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि सेम अगर हम सेम एंडोन्यूक्लियस यूज करें वेक्टर या प्लाज्मिड में भी कट लगाने के लिए रिकॉग्निशन साइट पे, तो वो क्या क्रिएट करता है, स्टिकी एंड्स क्रिएट करता है। स्टिकी एंड मतलब मैम ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। बहुत बढ़िया। ओवर हैंगिंग स्ट्रेच बनते कैसे हैं मैम, बेसिकली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, पर अगर यही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अगर आप एक स्ट्रैंड कट कर दो और इसको हटा दो और ये बच जाएगा तुम्हारा सिंगल स्ट्रैंडेड। सिमिलरली दूसरा डीएनए, उसमें से एक स्ट्रैंड को हटा के कट करके निकाल दो, तो दूसरी उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो भी बन जाएगी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और सिंस दोनों साइड को मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को सेम एंडोन्यूक्लियस से कट किया हुआ है, तो ये और वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब सपोज करो अब ये ऐसा ओवर हैंगिंग स्ट्रेच लटक रहा है, बोलोगे मैम हाथ लटक रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं बता रही हूँ, समझो बात को। अपन को ऐसे लेमैन चीजों से ही याद रखना है, ठीक है। देखना जब भी ये तुम्हारा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तुमको मेरी ही शक्ल याद आने वाली है और ऐसे ही करते हुए मैं दिखूंगी, लिखो ओवर हैंगिंग स्ट्रेच, ठीक है। वहां आऊंगी नहीं पर याद रहेगा। तो इसी तरीके से हमें कुछ ऐसी चीजों से याद करना है कि वो एकदम दिमाग में घुस जाए। चलो वापस आते हैं। तो ये क्या था, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच। यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, तुमने उसका एक स्ट्रैंड निकाल दिया और हटा दिया, तो अब ये सिंगल स्ट्रैंड बच गया, वो लटकने लगा। अब मैं क्या करूं। सिमिलरली इस साइड वेक्टर था, वो भी तो डबल स्ट्रैंडेड था, उसमें से तुमने एक स्ट्रैंड हटा दिया, अब ये लटकने लगा। इसने बोला अब मैं क्या करूं। अब देखो ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड, दोनों के बेस पेयर कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब दोनों को पास में लाओगे, अरे वो तो खुद ही डबल स्ट्रैंडेड बनने को तैयार रहेंगे। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखा है, टी लिखा है। अगर ऊपर जी लिखा है तो यहाँ क्या लिखा है, सी लिखा है। तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। कुछ याद आया। और फिर क्या होगा, बस तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने लगेगा। कुछ आई समझ में। चलो पढ़ते हैं। कट एट स्पेसिफिक पोर्शन, बताया ही कि एक्सोन्यूक्लियस बाहर कट करता है। एक्सो बोल रही हूं, EXO। पूछा किसके बारे में है, एंडो के बारे में है। तो एंडो मतलब अंदर, जैसे याद करो बायो में एंडो का मतलब अंदर ही होता है, एंडो ऑस्मोसिस, और एक्सो का मतलब बाहर ही होता है, एक्सो ऑस्मोसिस। वैसे ही एक्सोन्यूक्लियस मतलब बाहर कट लगाएगा, एंडोन्यूक्लियस मतलब अंदर कट लगाएगा। हुआ क्लियर। तो एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, डीएनए के अंदर कट लगा रहा है, कहीं भी नहीं, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद द डीएनए, कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड। कट कैसे किया, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हुआ क्लियर। अब बोलोगे आपने तो मैम इतना सारा बताया, लिखा तो इतना ही है। हाँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रोल्स पूछा है, बाकी पूरी प्रोसेस थोड़ी ना पूछी है। पर वापस जब एक वर्ड याद आए तो उससे रिलेटेड क्या करना है, सब कुछ बोल डालना है, ठीक है। क्योंकि क्या पता उसी में से कुछ कुछ पॉइंट पूछे जा रहे हो, और फिर जब तुम पढ़ोगे पूरा क्वेश्चन तो पता चलेगा अरे उसमें से एकदम फिल्टर करके एक या दो लाइनें लिखनी है। होगा ये, इससे बोलोगे मैम इससे फायदा क्या है, टाइम वेस्ट होता है। 5 सेकंड में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, पहली बात। और दूसरी चीज, अगर तुम बोलोगे, हो सकता है आगे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो तुम्हारा ऑलरेडी क्या बोलते एकदम तुम्हारा मैटर दिमाग में तैयार रहेगा कि ये देखा, पॉइंट बाय पॉइंट ये सारे पॉइंट्स लिखते चलना है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जल्दी बताओ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते क्यों हैं। अरे मैम इसी डीएनए को इतने छोटे छोटे कट लगाए हैं तो इस डीएनए के फ्रेगमेंट हो गए, टुकड़े हो गए, उन्हीं टुकड़ों में से अपने काम का टुकड़ा निकालना है। देखो जरा यहाँ पे, अगर याद नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके एक बड़े डीएनए के छोटे 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 टुकड़े कर डाले। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा टुकड़ा कौन सा है, मैं देखे ऐसे से देखूंगी थोड़ी ना, जैसे चावल ऐसे से बीनते हैं वो थोड़ी ना कर सकते। तो इतना डीएनए एकदम माइन्यूट है, दिखता भी नहीं है ना। तो इसलिए हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हम यूज करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जेल, जो अगारोस जेल है जिसके ऊपर डीएनए का फ्रेगमेंट का मिक्सचर डाला जाएगा, उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसके बाद इल्यूट कर लेते हैं। किसकी मदद से, विजुअलाइजिंग डाई की मदद से, जिसका नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। अच्छा, तो ये किसके लिए यूज होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फॉर सेपरेटिंग द फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए।
किसके बेसिस पे? वेट के बेसिस पे, कौन कितना मोटा है कौन कितना पतला है। नहीं नहीं, मोटा पतला तो ठीक है, ये तुमको विजुअलाइजिंग जब तुम डाई देखोगे तो तुमको कोई पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रैंड ऐसे बहुत ज्यादा दिखेगा, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैंड बहुत पतला दिखेगा या थिन दिखेगा, पर तुम मोटे पतले के बेसिस पे नहीं डिफरेंशिएट करोगे। मतलब वो तो है, पर ज्यादा करेक्ट क्या है बोलना? अकॉर्डिंग टू द वेट और बेस पेयर्स। तो मुझे पता है हम क्या करते हैं डीएनए में, एक लैडर चलती रहती है, हाँ, कि अगर ये वाला डीएनए यहाँ आ रहा है मतलब ये इससे मैच है, तो ये वाला कितना है? 300 बेस पेयर्स का है, ठीक है। अगर यहाँ आ रहा है तो सपोज करो 1000 बेस पेयर्स का है, ठीक है। तो किसके बेसिस पे हम अलग अलग करते हैं? अकॉर्डिंग टू द वेट या अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर्स, ठीक है। किसको अलग करते हैं? फ्रेगमेंट्स को। किसके फ्रेगमेंट्स को? डीएनए फ्रेगमेंट्स को। इसीलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है। चलो देखते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोलना पड़ेगा, क्यों? नाम ही है इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरेसिस का मतलब है अलग अलग होना और इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में अलग अलग होना। अच्छा, इसी से एक और क्वेश्चन 2017 में भी पूछा था और उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में भी पूछा था। ये अलग अलग हो रहा है तो डीएनए कैसे अलग होगा? क्योंकि डीएनए खुद क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो उसको कहाँ लोड करते हैं? कैथोड पे। अब नेगेटिवली चार्ज मूव कहाँ करेगा? पॉजिटिव वाले के पास ना, तो एनोड की तरफ वो भागता चलेगा। कुछ याद आया? ऐसे एक रीजनिंग क्वेश्चन था आखिरी वाले ईयर के पेपर में। चलो थर्ड वो पूछ रहे हैं सिलेक्टेबल मार्कर PBr 322। अरे सिलेक्टेबल मार्कर इन PBr, तो तो पहले तो ये बताओ PBr 322 क्या है? मैम प्लाज्मिड है। बहुत बढ़िया, ये बन गया प्लाज्मिड। जल्दी से बताओ, सिर्फ PBr 322 देखो और सब कुछ बोल दो उससे रिलेटेड। मैम उसमें एक होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हाँ ठीक है। उसके बाद मैम एक ROP भी होता है जो बेसिकली कॉपी नंबर कंट्रोल करता है रेप्लिकेशन की, ठीक है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद मैम दो बड़ी बड़ी जगह हैं जिसको हम सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। इस केस में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैरी कर रहे हैं। मतलब अगर इनके पास ये जीन है और इनके ऊपर ये जो प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया में गया और उसको कल्चर करवाया और उसमें अगर वो एंटीबायोटिक डाल दिया तो वो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उन्हीं एंटीबायोटिक से फाइट करने की क्या है? एबिलिटी है। इसी को क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कौन कौन से है मैम? सबसे पहले तो एम्पीसाइक्लिन है, सॉरी एम्पीसिलिन है और R लिखते हैं, और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन है तो TER और R लिखते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें मैम? और इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट है जहां पे कट किया जा सकता है, जैसे है इस जगह है ECOI1, उसके बाद हिंद 3, यहाँ पे है PST1, PUV1, यहाँ पे है मैम BAM H1, साल 1, ठीक है। तो इतना सब अगर याद आ गया तुमको तो अब तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। उन्होंने बोला है बताओ, रोल बताओ सिलेक्टेबल मार्कर के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर कौन है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कौन कौन से? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर करते क्या है मैम? वो पता लगाते हैं कि कौन से सेल्स में कौन सी कंपीटेंट सेल बनी, कौन से वाले सेल में या बैक्टीरिया में मेरा चॉइस ऑफ डीएनए गया है और किसमें नहीं गया है। तो ये पता लगाने के लिए बोल रही थी, ये पता लगाने के लिए कि किसमें मेरा चॉइस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर किया है और किसमें नहीं किया है, तो इसलिए हम सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। देखो, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, पता लगा रहे हो ना, पता लगाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग, क्योंकि पता तो लगा लोगे तो क्या सिर्फ देखते रहोगे? नहीं, काम की चीज रखोगे, जो बेकार चीज उग गई है उसको हटा दोगे। एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसमें मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेंट या सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। हुआ? इतना समझ में आया? अच्छा, इसी से बताओ जरा, सिलेक्टेबल मार्कर अब पूछ ही लिया है तो बताओ तुम्हारी बुक में कितने 4 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मेंशन किया हुआ है? 2 तो तुमने पढ़ लिया, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जो मिलते हैं PBr 322 में। इसके अलावा भी 2 है, कौन कौन से? कैनामाइसिन और क्लोरमफेनिकॉल। अच्छा, क्या यही तरीका है सिलेक्टेबल मार्कर का एंटीबायोटिक यूज करने का? नहीं मैम, हम कलर भी यूज करते हैं, क्रोमोजेनिक बीटा गैलेक्टोसाइडेज का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो बताओ उसमें सिलेक्टेबल मार्कर कैसे ट्राई करोगे या डिसाइड करोगे? मैम अगर ब्लू कॉलोनी आई इसका मतलब वो क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और अगर व्हाइट कॉलोनी आई मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट है। हुआ क्लियर? देखो, एक ही चीज पढ़ो, उससे हम पूरा चैप्टर ही यूं ही फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आ गया समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे।
Question 6. Write the steps you would suggest to be undertaken to obtain a foreign gene product. बस हो गया. Basically वो पूरा recombinant DNA टेक्नोलॉजी ही पूछ रहे कि तुम्हें फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है. तो जल्दी से बताओ, वापस मत पढ़ो यहाँ पे, पहले खुद पढ़ना शुरू करो. बताओ क्या किया मैम. सबसे पहले तो पहचानो, अगर स्पाइडरमैन बनाना है तो पहचानो उसके अंदर किसकी क्वालिटी लानी है. चलो स्पाइडर की लानी है, तो बता तो दो मैम कौन सी स्पाइडर की लानी है. चलो हमने ढूंढ लिया कि ये वाली स्पाइडर की क्वालिटी लानी है. ठीक है, तो क्या पूरा चाहिए क्या उसका स्पाइडर? नहीं मैम, सिर्फ उसका डीएनए चाहिए. मतलब उसको क्या ट्रीट करना पड़ेगा मैम? अलग अलग एंजाइम से ट्रीट करके उसके सेल्स हटाने पड़ेंगे, साइटोप्लाज्म हटाना पड़ेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटानी पड़ेगी, सिर्फ अंदर का डीएनए चाहिए. तो उसको क्या बोलेंगे मैम? आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तो आइसोलेट कर लिए तो सिर्फ पूरा डीएनए यूज करूं? नहीं मैम, पूरा डीएनए तो काम का ही नहीं, हमको वो पर्टिकुलर जीन चाहिए. तो जीन चाहिए तो मेरे को पता चल गया कि अच्छा इस लोकेशन पे ये जीन है. तो अब मैं कैसे निकालूंगी मैम? भाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके कट करोगे, छोटे 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 फ्रेगमेंट बन जाएंगे. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लगा के अपना वाला चॉइस ऑफ फ्रेगमेंट को पहचान लोगे, इल्यूट कर लोगे, उसको निकाल लोगे. यहाँ पे अपना उतना छोटा सा फ्रेगमेंट निकाल लिया. और अब क्या करोगे? साइड बाय साइड वेक्टर को तैयार करोगे जो तुम्हारा प्लाज्मिड है जिसमें एक्सप्रेस करवाना है. तो उसको भी सेम एंडो न्यूक्लियस से कट करोगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करोगे. अब ये क्या रहा तुम्हारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. पर डीएनए बोल रहे क्या? नहीं, वो तो बोल रहे प्रोडक्ट निकालो. तो अब डीएनए है, इतनी मेहनत से इतना छोटा सा डीएनए बना है, तो चलो इसको क्या कर लेते, इसकी बहुत सारी कॉपीज बना के रख लेते. तो इसको लगा देते पीसीआर में, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाई हो जाएगा. अब जो तुम्हारे पास डीएनए आया, क्योंकि ये प्रोसेस करते करते हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, अब इसको उठा के जो ये तुम्हारा वेक्टर है इसको कहाँ डाला? उसके होस्ट में डाला, एंटर करवाया. अब बहुत बार मैम होस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा डीएनए को. क्यों? क्योंकि मैम डीएनए होता है हाइड्रोफिलिक, और जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बनी रहती है लिपोपॉलीसैकेराइड की. तो वो आधी हाइपोफोबिक होती है और हाइड्रोफोबिक होती है और आधी हाइड्रोफिलिक होती है. तो हाइड्रोफिलिक वाला तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे ही डीएनए जो खुद एक वाटर लविंग सब्सटेंस है उस सेल मेम्ब्रेन के वाटर हेटिंग सब्सटेंस में एंटर करेगा तो उसको पास ही नहीं होने देगा. इसीलिए फिर वहां पे हम क्या करते हैं? डाइवेलेंट कैटायन से उसको रिएक्ट करवाते हैं, जैसे हुआ कैल्शियम मैग्नीशियम आयन, या फिर मैम काम करते हैं कि हीट शॉक मेथड देते हैं. उसकी वजह से वो डीएनए अंदर आ जाता है. फिर उसको हम सिंस सिलेक्टेबल मार्कर भी उस प्लाज्मिड में रहेंगे, फिर उसको कल्चर करवाएंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं. एक बार पता चल गया कि हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हैं, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे. अब ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या करेंगे? बल्क में लेवल प्रोडक्शन करवाएंगे बायो रिएक्टर का यूज करके. लो आ गया प्रोडक्ट तुम्हारा. हुआ क्लियर? अब बताओ इस वाले क्वेश्चन में अगर उन्होंने डायग्राम पूछा हो या ना पूछा हो, तुम्हारी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है. कौन सा वाला? मैं अभी बना के दिखाऊंगी, वही डायग्राम तुमको भी बनाना है. ठीक है, चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम बनाएंगे. इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन और डिजायर्ड और फॉरेन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है, उन्होंने पहली लाइन बोली है ये करना है, हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की है. चलो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं. कहाँ मिलेगा तुम्हारी बुक में? तुम्हारी बुक के राइट हैंड साइड जो बायोटेक्नोलॉजी है, पहला वाला चैप्टर, वहां पे तुमको मिलेगा. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वहां पे तुमको मिलेगा. जस्ट तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद वाला डायग्राम बनाना है. क्या करना है? उन्होंने पहली लाइन क्या लिखी है कि इंसर्ट करना है पीस ऑफ एलियन या डिजायर्ड जीन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर. तो सबसे पहले इंसर्ट करने के पहले आइडेंटिफाई तो कर लो, आइसोलेट तो कर लो. तो क्या किया है? ऐसा डीएनए दिखा है तुम्हारी बुक में, इस तरीके का डीएनए दिखाया है और फिर उसमें से ऐसा लगा है और फिर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए हैं. ठीक है, तो ये क्या हुआ? तुम्हारा पूरा फॉरेन डीएनए हुआ, एलियन डीएनए हुआ, और उसमें से तुमने एंडोन्यूक्लियस का यूज करके अपना चॉइस ऑफ जीन वाला डीएनए निकाल लिया. चॉइस ऑफ जीन या फिर डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया. अब क्या करोगे उसको? अरे मैम उसको जोड़ेंगे किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ. तो तुम्हारी बुक में कैसा भी डायग्राम बना हुआ है, देखा? मिला? अब मिलना शुरू होगा. तो इसमें क्या है? यहां भी किसके साथ ट्रीट करोगे? ट्रीट विथ सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अच्छा, इसको मैं ब्लू कलर में बना देती हूँ, मतलब थोड़ा समझ में आ जाएगा. ठीक है, सपोज करो ये ब्लू कलर वाला क्या है तुम्हारा? चॉइस ऑफ जीन है. ठीक है, अब क्या करेंगे मैम? अरे दोनों को मर्ज तो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि यहाँ पे कट करने के बाद हो क्या जाएगा? दोनों जगह क्या क्रिएट हो जाएंगे? स्टिकी एंड्स, या फिर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो दोनों क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे मैम. ठीक है, ओके.
तो अब क्या होगा, ये और ये आया साथ में, तो ये रहा तुम्हारा प्लाज्मिड या वेक्टर, और उसमें क्या हो गया, फिट हो गया तुम्हारा फॉरेन डीएनए। किसकी मदद से, खुद तो कॉम्प्लीमेंट्री पर कुछ जोड़ोगे भी ना। हाँ मैम, मॉलिक्यूलर ग्लू का यूज करके, जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज। अब क्या करोगे, कुछ नहीं मैम, इसको ऐसे देखते रहेंगे, नहीं देखोगे थोड़ी ना, क्या करोगे, इसको इंसर्ट करोगे, किस में, उसके होस्ट सेल में। जैसे हुआ ये ई कोलाई में, ये क्या हो जाएगा, उसका जीनोमिक डीएनए है, और ये तुम्हारा सर्कुलर प्लाज्मिड। ठीक है, अब क्या करोगे मैम, पहले यहाँ पे हम चेक लगा लेंगे कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है। ठीक है, तुमने चेक भी कर लिया ट्रांसफॉर्मेंट्स और तुम्हें पता चल गया कि ये ट्रांसफॉर्मेंट्स है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं मैम, इनको कल्चर करेंगे ताकि क्या हो सके। ठीक है, आई कहानी समझ में, ये रेड में ड्रॉ करना चाहिए था। आप बोलोगे मैम इतने थोड़ी ना पेन लेके जाते हैं हम लोग, और हमको तो सिर्फ पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। हाँ, तुमको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, जो चेक करने वाला है वो समझ जाएगा अगर ढंग से ड्रॉ करोगे और लेबलिंग करोगे। ठीक है, आई बात समझ में। और सिंस प्रोडक्ट बोला है इसलिए एंड में उसको क्या करोगे, बल्क लेवल पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे। चलो देखो, तो इंसर्ट अ पीस ऑफ एलियन और डिजायर्ड और फॉरेन डीएनए इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर हो गया। ट्रांसफर इट इनटू अ बैक्टीरियल, प्लांट, एनिमल सेल, द एलियन डीएनए गेट मल्टीप्लाइड हो गया। ऑप्टिमाइज कंडीशन, ऑप्टिमाइज कंडीशन कहाँ आती है, बट ऑब्वियस बायोरिएक्टर में आती है ना। टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन प्रोवाइडेड टू कल्चर या कल्चर इन बायोरिएक्टर इन कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोडक्ट। ठीक है, तो तुम साइड बाय साइड क्या करोगे, प्रोडक्ट भी ऑब्टेन करते चलोगे। एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, प्यूरिफाइंग इट। अब बताओ, प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, जल्दी बताओ, ये पढ़ा हुआ है तुम्हारे उसी चैप्टर में। प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, उसके बाद क्या करते हो, ऐसे बेचने लगते हो या यूज करने लगते हो? नहीं मैम, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस लगती है, जहां वो प्यूरिफाई होता है, फिल्टर होता है, पैकेज होता है। बिल्कुल सही, तो वही लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, प्यूरिफाइंग इट बाय यूजिंग डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। हुआ क्या क्लियर इतना? तो देखो, उन्होंने एक ही क्वेश्चन में बेसिकली पूरा चैप्टर पूछ लिया है तुमसे। स्टार्टिंग उस पूरा जो 11 नंबर का चैप्टर है तुम्हारे एनसीईआरटी का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब पूछ डाला। तो वापस अब इतना तो लिखोगे, पर वापस देखो कि कितने मार्क्स का है। तो एक काम करो, बोलो कि मैम पैरा में लिखे क्या? नहीं, पॉइंटर्स में लिखते चलो, मेन मेन पॉइंट लिखो, थोड़ा 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 एक एक या दो दो लाइन उसके बारे में लिखते चलो। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि एक पूरा फ्लो चार्ट बना दो, फ्लो चार्ट में हर चीज प्रॉपरली मेंशन कर दो। ठीक है, फिर भले चाहो तो तुम राइट अप कम कर लेना, पर फ्लो चार्ट में मेंशन हर चीज करो, जिसमें ये डायग्राम भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो आई बात समझ में। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। Why do lepidopterans, अरे बहुत बढ़िया, जैसे ही लेपिडोप्टेरेंस बोला गया क्या याद आया मैम? बोलवर्म। ठीक है, और बताओ क्या याद आया मैम? कॉर्न बेयरर। कि क्या करते हैं मैम? कॉटन को खा जाते हैं। अच्छा, मतलब बोलवर्म। तो प्रॉब्लम क्या है, खाने तो नहीं मैम, पेस्ट है, पूरा हार्वेस्ट खराब हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट भी खराब हो जाता है। तो कैसे रोके मैम? पेस्टिसाइड्स डाल लेते हैं। नहीं, पेस्टिसाइड डालोगे तो क्या होगा मैम? पॉल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। और क्या होगा मैम? अगर वही पेस्टिसाइड जो केमिकल है, हार्मफुल केमिकल है, जो टॉक्सिन है, हम खा लेंगे तो हमारे अंदर भी वो जहर एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसको क्या बोलते हैं मैम? बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटिव क्या है? तो मैम ऑल्टरनेटिव ये है कि हमने बायो कंट्रोल टेक्निक यूज कर ली। तो बायो कंट्रोल टेक्निक कैसे यूज की? कुछ नहीं मैम, हमने एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, वो बैक्टीरिया एक पॉइजन बनाता है, पर वो इनएक्टिव फॉर्म में बनाता है, जिसका नाम है क्राई प्रोटीन, CRY कैपिटल में। पर वो प्रोटीन है, मतलब कोड कहाँ लिखा होगा? उसके डीएनए के अंदर, जीन के फॉर्म में, तो क्राई जीन स्मॉल में, CRY। ठीक है मैम, आप क्या करोगे? कुछ नहीं मैम, उसमें से हमने वो डीएनए या जीन निकाला और इनकॉर्पोरेट कर दिया अपने प्लांट में। अब जब क्या होगा कि ये जो पेस्ट है, जैसे उसने खाया, बाइट लिया है ना, तो उसके अंदर, उसकी गट में ये जो प्रोटीन ये चला गया, क्योंकि प्लांट में तो था वो इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही गया गट में, वहां उस गट में होता है अल्कलाइन पीएच, बेसिक पीएच, उस केस में वो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होके उसने पोर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए सेल में, सेल का लाइसिस हो गया। सिंस सेल का लाइसिस बहुत सारे होने लगे तो वो पेस्ट मर गया। लो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछ रहे हैं।
Why do lepidopteran die when they feed on BT cotton plant? Explain how does it happen? अभी तो बोला मैम इतना सारा, वही तो आंसर है। तो चलो देखते हैं। BT cotton contains inactive toxin protein या फिर प्रोटोटॉक्सिन या इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन, ठीक है, क्रिस्टल ही रहता है इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म रहता है क्राई। अब आया समझ में? पर जब भी प्रोटीन लिखोगे तो CRY कैपिटल में लिखना, उसका जीन CRY स्मॉल में आएगा। Once the insect ingests it, the inactive prototoxin are converted into active form due to alkaline pH in gut, which solubilize the crystal. Activated toxin bind to surface of midgut epithelial cell, creating pore, causing cell swelling, lysis, eventually leading to the death of the insect plant. तो ये पैटर्न है कि नहीं? सही में एक वर्ड पढ़ो, उससे रिलेटेड जो आ रहा है 5 सेकेंड्स लो, फटाफट बोलते चलो और फिर बाकी का क्वेश्चन पढ़ो, तो जो तुमने बोला है वही पूछा गया होगा, ठीक है। अब बोलोगे मैम अगर याद नहीं आया 5 सेकेंड्स में तो क्या कर लोगे? हम 10 सेकेंड लगाएंगे क्या? थोड़ा सा ये प्रैक्टिस में लेके आओ, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे, ये चीज प्रैक्टिस में लेके आओ तो एग्जाम हॉल में थोड़ा कम टाइम लगेगा इन सब चीजों के लिए, ठीक है। और लर्न तो करना पड़ेगा, लर्न ही नहीं करोगे तो याद कहां से आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन सीटू कंजर्वेशन। अगर इन सीटू कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस देखोगे तो 2020 में भी क्वेश्चन था, 19 में भी क्वेश्चन था, 18 में भी था और वापस 17 में भी है। मतलब ये क्वेश्चन पिछले 4 साल से आ रहा है, या तो इन सीटू या तो एक्स सीटू, मतलब ये क्वेश्चन तो मैम फिक्स ही चल रहा है। अब आ रहा है समझ में कौन कौन से क्वेश्चन एकदम फिक्स रहते हैं? तो इन सीटू मतलब जल्दी बताओ मैम। इन सीटू मतलब हमने उस एनिमल को उसके हैबिटेट से निकाल लिया, दूसरी जगह लेके आए, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो जूलॉजिकल पार्क के फॉर्म में या बोटानिकल गार्डन के फॉर्म में, या फिर उसको क्रायो प्रिजर्व कर लिया है लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पे या तो उसके गेमीट्स को प्रिजर्व किया, या तो खुद उसके उसी ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करे अगर वो माइक्रोब है तो, या तो फिर उसके जीन को प्रिजर्व कर रहे जीन बैंक के फॉर्म में, या तो स्पर्म के फॉर्म में, ठीक है, या तो सीड बैंक्स भी है, ठीक है मैम। ये सब कुछ इसको तो, और ये तरीका इसलिए मैम कि अगर बाहर नेचर में अगर वो चीज़ एक्सटेंट हो जाए तो हमारे पास उसका जीन रहे कि इन फ्यूचर जाके हम उन एनिमल्स को वापस कल्चर बैक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब पढ़ ले आगे। इन सीटू कंजर्वेशन कैन हेल्प एंडेंजर्ड थ्रेटन स्पीशीज जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो यही तो जो बोला वो लिखना है। थ्रेटन ऑर्गेनिज्म आर कंजर्व इन देयर नेचुरल हैबिटेट इकोसिस्टम एंड सच रीजन आर लीगली प्रोटेक्टेड एज हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, सैक्रेड ग्रूव, रामसर साइट, ठीक है। बट अब तुम्हें जस्टिफाई करना है तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मेन कंटेंट ये लिखोगे कि भैया इन सीटू में क्या होता है कि इन वर्स्ट केसेस दीज ऑल लीगल प्रोटेक्शन, जितने भी साइट है, अगर नेचर में कोई चेंजेस आ गए तो क्या हो जाएगा? ये एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बट इन सीटू प्रिजर्वेशन क्या करता है? इंश्योर करता है कि जो भी स्पीशीज है वो क्या ना हो जाए? एक्सटिंक्ट ना हो जाए। आया क्या कुछ समझ में? एक्सटिंक्ट होने से बचाता है। कैसे? बाय प्रिजर्विंग थ्रू आइदर जू या फिर बोटानिकल गार्डन, या फिर किसके फॉर्म में? तुम्हारा जीन बैंक, या फिर तुम्हारा स्पर्म बैंक, या फिर गेमीट को तुमने क्रायो प्रिजर्व करा लिया, ठीक है, ओके, या फिर सीड बैंक, ठीक है। तो ये जब तुम्हारे पास क्या रहेगा? उसका जीन रहेगा इन सीटू के फॉर्म में, तो ये फिक्स रहेगा कि अभी अगर वो एनिमल नहीं बच पा रहा है किसी वजह से, पर उसका जेनेटिक मेकअप है, तो वो पूरी तरह कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। तुम उसको वापस कल्चर करके जाइगोट, तुम्हारे पास स्पर्म है और गैमीट्स है, तो यहाँ पे स्पर्म से ज़्यादा बेटर है लिखना गैमीट बैंक, है ना। ओवम और स्पर्म को अलग से हमने कलेक्ट करके फ्रोज करके रख लिया है, तो इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी की मदद से हम वापस उस एनिमल को रिक्रिएट कर सकते हैं। हुआ क्या इतना क्लियर? तो उस केस में जो एंडेंजर्ड और थ्रेटन स्पीशीज है वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, अगर इन नेचर बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन आ जाए तो हो सकती है, पर कहीं ना कहीं तो हमारे पास उनका जेनेटिक मेकअप है तो वो बचा हुआ रहेगा। क्लियर? मूव करें आगे। व्हाट इज एन एज पिरामिड? चलो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके पॉइंट डिस्कस करना।
तो देखो एज पिरामिड बोला है, तो जल्दी बताओ किसी भी पॉपुलेशन को कितने कैटेगरी में तुम डिवाइड कर सकते हो? मैम 3। कौन कौन सी? मैम प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। बहुत बढ़िया, मतलब तुमने प्री बोल दिया, जिसमें कौन आता है? मैम टिल 18 ईयर ऑफ एज वो प्री रिप्रोडक्टिव है, क्योंकि अभी वो रिप्रोडक्टिव साइकिल में एंटर नहीं किए। रिप्रोडक्टिव कौन हुआ? बेसिकली मैम ऐसा तरीका है, जो वर्किंग होता है 21 साल के बाद वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, 18 साल के बाद वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, शादी अलाउड है, तो वहां से लेके 60 तक हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव है। अच्छा बता सकते हो 60 तक ये चीज क्यों रखी? क्योंकि मैम रिटायर होते हैं? नहीं नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन कंटेक्स्ट में बताओ, क्योंकि मैम 50 में मेनोपॉज आ जाता है फीमेल में, और अराउंड 70s के आसपास जो स्पर्म का काउंट भी डिक्रीज हो जाता है मेल्स में, ठीक है। इसलिए उन्होंने एवरेज निकाल के रखा है कि टिल 60s क्या है तुम्हारा? रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आता है मैम बुढ़ापा। नहीं, बुढ़ापा नहीं बोलोगे तुम, क्या बोलोगे? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। तो अब बात बताओ कि एज पिरामिड हम किसके बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? मैम इन 3 कैटेगरी के बेसिस पे हम किसी भी एज पिरामिड को डिवाइड कर सकते हैं। 3 टाइप के पिरामिड मैम ड्रॉ होते हैं। पहले वाला होता है एक्सपैंडिंग, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा हो, फिर रिप्रोडक्टिव और सबसे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव हो। कौन आता है? मैम इसमें डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, चाइना आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है मैम? स्टेबल होता है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव तो ज्यादा होता है, बट रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का रेशियो सेम रहता है, ठीक है। कौन आता है? मैम डेवलप कंट्री आते हैं। तीसरा कौन सा होता है? मैम डिक्लाइन होता है, जिसमें कौन आता है? मैम जापान आता है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी आ रही हैं, जिसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला नंबर ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव कम है, और प्री रिप्रोडक्टिव तो सबसे कम है। आई बात समझ में? अब देख लें आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं बताओ एज पिरामिड क्या है। तो ये तो बताया ना, एज के अकॉर्डिंग, रिप्रोडक्टिव स्टेज के अकॉर्डिंग उसको 3 में डिवाइड किया गया है। देखो जरा, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप्स, ये एज ग्रुप्स ही तो बनाए हमने, इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड, ठीक है। अब उसी का कंटिन्यूएशन का क्वेश्चन जो अभी हमने सब डिस्कस किया, नेम 3 रिस्पेक्टिव काइंड ऑफ name 3 representative kind of age pyramid for human population and list the characteristics for each one of them। अभी तो डिस्कस किया expanding, stable और decline। तो देखो expanding, stable और declining। तो expanding क्या है? pre-reproductive population is greater than the reproductive or post-reproductive population oblique growing with maximum number of individual in pre-reproductive phase and least number of post-reproductive phase। मतलब basically expanding में youth का नंबर सबसे ज्यादा है। तो किसी भी कंट्री की पावर कौन होता है? यूथ होता है। तो यहाँ पे इनका यूथ वाला जो इंडेक्स है वो ज्यादा है। किसका है? इंडिया का, ठीक है। उसके बाद स्टेबल, स्टेबल में मैंने क्या बोला कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। तो देखो जरा, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर या आइडियल फॉर पॉपुलेशन मेंटेनिंग अ बैलेंस कंटिन्यूटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑलमोस्ट सेम या लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब ऑलमोस्ट तीनों का नंबर क्या चल रहा है? सिमिलर चल रहा है। प्री रिप्रोडक्टिव बोल दो या रिप्रोडक्टिव बोल दो। मतलब मैम आप ये बोलना चाहते हो कि जितने लोग मर रहे हैं उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल सही, सीधी सी लैंग्वेज में बोलना है तो ये बोलेंगे। और एक्सपैंडिंग में ये बोलेंगे कि जितने लोग मर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, तभी तो प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा है। अच्छा, कौन आता है स्टेबल में? मैम डेवलप कंट्री आती है। आखिरी वाला देख लो, क्या है? डिक्लाइनिंग। तो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज लेस दैन द रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, मतलब लोग मर ज्यादा रहे हैं एज कंपेयर टू लोग पैदा कम हो रहे हैं। तो जो नीचे वाला रेशो है, जो प्री रिप्रोडक्टिव वाला फेस है, वो सबसे कम है, ठीक है। इसलिए क्या लिखा है? प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज लेस, किससे? फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑब्लिक लेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन प्री रिप्रोडक्टिव फेज दैन द रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें कौन आता है? मैम जापान, कुछ यूरोपियन देश भी अब आने लगे हैं। तो देखो ये डायग्राम है। अब बोलोगे मैम यहाँ डायग्राम तो पूछा नहीं है। वापस बायो के हर क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं करेंगे कि डायग्राम बनाओ, हम बना के आएंगे। तो देखो क्या है, एक्सपैंडिंग में ये ज्यादा है एज कंपेयर टू ये दोनों। स्टेबल में ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। बोलोगे मैम ऊपर वाला तो काउंट करो, नहीं, यहाँ वाला देखो सेम चल रहा है। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर सेम चल रहा है। डिक्लाइनिंग में देखो ये कितना कम है और ये ज्यादा है, ठीक है। मतलब जब भी ये ऊपर जाएगा तो बीच वाला पोर्शन क्या रहेगा? कम रहेगा, यूथ कम हो जाएगा। हुआ क्लियर? तो इस क्वेश्चन के साथ खत्म होता है तुम्हारा दिल्ली का सेट 1
कौन सा, अब सेट 1 सेट 2 और सेट 3 सब एक जैसे रहते हैं, एक हाथ दो क्वेश्चन का डिफरेंस रहता है, बस शफल्ड रहते हैं अंदर के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली सेट 1 खत्म होता है कौन सा, 2017 का। तो अगर तुम्हारे कोई सेट मिस आउट हो गए हो, कोई भी हो, 2018, 19, 20 या कुछ क्वेश्चन का डायग्राम बेस्ड रह गए हो, वन शॉट रह गए हो, इंपॉर्टेंट रह गए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे, गूगल पे जाएंगे और गूगल बाबा पे क्या टाइप करेंगे, www.magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे और वेबसाइट शो होने लगेगी, क्लिक करोगे, क्या आएगा, होम पेज आएगा। जैसे ही होम पेज पे क्या सिलेक्ट करोगे, अपना क्लास सिलेक्ट करोगे, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, चैप्टर सिलेक्ट करोगे और सुनना शुरू करोगे। आज क्या हो रहा है, सुनना बोल रही थी मैं, सुनना शुरू करोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, पढ़ोगे, सुनना ही नहीं है, पढ़ाई भी करनी है, लर्निंग करनी है, वो सबसे ज्यादा कोर है जो तुमको फुल ऑन फुल दिलाएगा। उसके बाद नहीं, उसके पहले ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।